इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप जम्मू कश्मीर में बना है और ये वही लेबोरेटरी है स्कॉस्ट के शुहामा कैंपस की, जहां सारे एक्सपेरिमेंट्स पिछले 5 से 7 साल में हुए हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं ये हैं डॉक्टर शाह साहब। इनके बारे में अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में इन्हें क्लोन किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके पीएचडी के टाइम से इन्होंने क्लोनिंग में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले जब ये पीएचडी करनाल में कर रहे थे तो एक बफलो क्लोन किया। उसके बाद इन्होंने दुनिया का पहला पश्मीना गोट क्लोन किया, जिसे हम सब नूरी के नाम से जानते थे। और उस बात को भी अब तकरीबन 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। और अब ये पहला जीन एडिटेड शीप भी इनकी ही सरबराही में बना है। ये इस वक्त शुहामा कैंपस में है और यहाँ ये वेटरनरी साइंसेज की जो फैकल्टी है उसके डीन है, प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और की और इम्पॉर्टेंट रिसर्चर इस पूरे प्रोजेक्ट के रहे हैं, क्योंकि इनकी ही सरबराही में ये सारी चीज़ें हुई है। तो इनका होना काफ़ी अहम बात है। और जब क्लोनिंग की बात आती है तो पूरे कंट्री में डॉक्टर रियाज का नाम हर जगह आता है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब अपने बिजी स्केड्यूल में अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस जीन एडिटेड शीप के बारे में बात करते हैं। जीन एडिटेड हिंदुस्तान में पहला है, दुनिया में कई सारे हुए हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पहला है। और जब कश्मीर से हमारा कोई साइंटिस्ट इस लेवल पे काम करता है तो सबके लिए फख्र की बात होती है। 6 से 7 साल जैसा आपसे हमने बात की तो आपने कहा कि 6 से 7 साल इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। तो इस जीन एडिटेड के बारे में ज़रा सा बताएं कि क्लोन तो आपने बनाया, नूरी उस प्रोजेक्ट को हम सब ने देखा, सराहा। क्लोन और जीन एडिटेड में क्या कुछ डिफरेंस रहती है? क्लोनिंग जो टेक्निक है जो हमने कुछ 10-12 साल पहले यहाँ पर एस्टैब्लिश की, या उससे पहले भी हमने बफलो में की थी, और यहाँ पश्मीना गोट में हमने पहली बार क्लोन किया था। तो वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना ब्रीडिंग किए। नॉर्मली क्या होता है कि मेल और फीमेल मिलके ब्रीडिंग करके उसके बाद पैदा होता है। तो यहाँ क्या होता है, हम ऐसा करते हैं कि मतलब एक ही किसी एनिमल को अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी होगी, तो बाय वे ऑफ क्लोनिंग हम क्या करते हैं, उसके एक छोटी सी एक सेल लेके उसको फिर एक एम्ब्रियो में डाल देते हैं, और एम्ब्रियो बन के फिर जो बर्थ होता है उसका, तो वो एक उसका हम शक्ल होता है, यानी फोटोकॉपी जिसको कह सकते हैं। तो वो एक क्लोनिंग टेक्निक है। उसी क्लोनिंग टेक्निक को अगर हम आगे ले लेंगे तो फिर कुछ टाइम बाद 2015 में जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई। पहली बार यूएस के जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो टेक्निक डेवलप की, तो जिसको क्रिस्पर नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम है। और 2020 में उसे सराहा भी। 2020 में उनको फिर नोबेल प्राइज मिला इन केमिस्ट्री। तो वो जो टेक्निक है उस टेक्निक को फिर हमने भी अडॉप्ट किया यहाँ पर, और इंडिया में अभी कुछ ही साल पहले ये टेक्निक शुरू हो गई। और यहाँ पर हमने पहला जो अपना प्रोजेक्ट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, जिसमें हमने इस एक शीप में मायोस्टैटिन एक जीन होता है उसकी एडिटिंग पे काम शुरू किया। तो हमारे साथ जितने भी यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पे काम किया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्निक को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज करके, तो उस टेक्निक से हमने फिर कोशिश की कि हम एक शीप बनाएं जो कि जीन एडिटेड हो। तो उसमें टाइम लगा काफ़ी, जब तक हम स्टैंडर्डाइज हो गया। और अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले हमारा पहला वो एडिटेड बर्थ हो गया। बिल्कुल। कुछ बर्थ इससे पहले भी हो गए, लेकिन वो एडिटेड नहीं निकले, क्योंकि इसकी अपनी भी सक्सेस रेट है। तो जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि 100% उसमें से एडिटिंग आ जाए। तो कुछ में एडिटिंग आती है, कुछ में नहीं आती है। दिस वाज द फर्स्ट एडिटेड एनिमल, और कंट्री में सबसे पहला है ये शीप जो हमने बनाया। तो अभी भी जो आप चीज कह रहे हैं, अभी भी हम देखते हैं वो 2 सिस्टर्स हैं, और उसमें से एक एडिटेड है और एक एडिटेड जीन एडिटेड नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ शेयर कोइंसिडेंस। जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, इनकी जो फॉस्टर मदर थी, तो उसमें हमने जब डाला एम्ब्रियो, तो उसमें 2 बर्थ्स हुए, मतलब ट्विन हुआ। तो लकीली दोनों फीमेल थे, और ये इसका एक कंट्रोल बन गया कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये एडिटेड और जो नॉन एडिटेड है, जिसमें एडिटिंग नहीं हुई है, दोनों साथ साथ चलेंगे, और हम इसका इफेक्ट देखेंगे आगे क्या होगा। तो इसमें काफ़ी स्टडीज़ होंगी, अभी 1-2 साल तक हम स्टडी करते रहेंगे, या और भी हमारे एडिटेड एनिमल आने चाहिए आगे, तो उनको फिर हम स्टडी करके ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि मतलब एडिटिंग का फिर
इम्पैक्ट या एप्लीकेशन क्या हो। हम जरा उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी टीम थी जो आपकी सरबराही में चल रही थी। यू वर लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट, और हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये पायनियर हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो बात करता है, और उनका काम काफ़ी ज़्यादा है अगर हम रिसर्च की बात करें और ख़ासतौर पे क्लोनिंग की बात करें। लेकिन सर, इस टीम में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं और आज आपके कोलीग्स हैं। तो जो वो प्रोसेस था, व्हाट वाज द प्रोसेस? क्योंकि 6 से 7 साल दिन रात किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत करना आसान भी नहीं रहता है। सो वो पूरा टाइम पीरियड, उसके बारे में ज़रा बताएं कैसा रहा, क्योंकि सक्सेस आते आते काफी सारे फेलियर्स भी बीच में। जैसे हमारा क्लोनिंग जब टेक्नोलॉजी शुरू हमने इंडिया में किया था, उस टाइम भी काफ़ी मेहनत लगी, मतलब उसमें भी दिन रात का टाइम लगा। जैसे हमने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हमने वो पहले काम किया, बफलो का जो क्लोन बना था, उसमें भी काफ़ी मेहनत लगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है, दीज आर व्हाट यू कॉल एक प्रेस्टिजियस या काफ़ी डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स है। तो इस प्रोजेक्ट पे टाइम भी लगता है और आपको मेहनत भी काफ़ी होती है, डेडिकेशन भी चाहिए। हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ के यहाँ आके लैब में ही बसने लगे, तो तब जाके आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम हुआ। तो इस काम को आगे ले जाने के लिए तो काफ़ी रोल इनका है, और टाइम जो इतना आप कह रहे हैं कि मतलब 5-6 साल, तो क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप्स आते हैं, इट्स नॉट ए सिंगल सेटअप कि हमने किया। तो इसका सेटअप स्टार्ट होता है जहाँ से हम इस एम्ब्रियो को निकाल के फिर उस पर एडिटिंग स्टैंडर्डाइज करके, तो काफ़ी स्टेप्स, 10-20 स्टेप्स है। तो इन हर एक स्टेप्स पे हर्डल्स आते रहे, तो उन हर्डल्स को एक एक करके हम पार करते रहे। तो हमारा जो ग्रुप है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस टेक्निक को मास्टर किया, तो अल्टीमेटली फाइनली नव सक्सेस हो गई कि मतलब हम ठीक से एक जीन एडिटेड बना पाए। क्योंकि हम क्लोन और जीन एडिटेड में हम लोग भी, कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज थे, तो इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से पहली चीज वही पूछी थी कि व्हाट इज द नेट डिफरेंस। अब चूंकि हमारे पास दो जो बर्थ हुआ वो 2 शीप है, फीमेल ये है, तो उनमें हम जब देखते हैं, हम अभी देख के आए, तो दोनों में नेट डिफरेंस फिजिकली हमें शायद पता नहीं चलती है। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम कि एडिटेड कौन है और जीन एडिटेड? एडिटिंग जो है वो तो डीएनए लेवल पे है। हाँ। तो डीएनए तो सेल्स के अंदर है। हाँ। उसको देखना ऐसे हम माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो एडिटिंग अगर इसमें आप देखेंगे, इसके किसी एक जीन में जस्ट उसको कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ATCG, ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो इस एक न्यूक्लियोटाइड में फर्क आ गया है, तो उसी फर्क से ये एडिटेड बन गया। एक माइनर सा फर्क है, जितने इतने बिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसमें से एक में फर्क थोड़ा सा आ गया, और इसको हम एडिटेड कहेंगे। लेकिन वो फर्क, जो प्रिसाइज वो फर्क हमने इसमें डाल दिया। तो जिसको एडिटिंग कहते हैं, प्रिसाइज एक जगह पे जहां हमने चाहा वहां एडिटिंग हो गई है। तो वो इम्पोर्टेंट इसमें है। तो उसका असर आगे जो है वो हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये तो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज ही था। तो जब ये एक्सपेरिमेंट आगे चलेगा, हो सकता है 1 साल 2 साल तक चलेगा, एंड तब हमको पता लगेगा फर्क कि हाँ, इस एडिटेड एनिमल में ऐसा कौन सा कुछ खास आ गया। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मसल मास इस पे चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो जाए, तो फिजिकली टारगेट है। फिजिकली डिफरेंस नहीं दिखेगा, अभी फिजिकली कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, फ्यूचर में देखेंगे तो इसका वेट हो सकता है कंपेयर टू नॉर्मल एनिमल बढ़ना चाहिए। अच्छा। तो वो हमको ऑब्जर्वेशंस करते रहना है, तो इस पे अभी रिसर्च करते रहेंगे हम। क्योंकि जैसा डॉक्टर शाह ने बताया कि बेसिकली जीन एडिटेड इज जस्ट अ माइन्यूट चेंज जो नॉर्मल और इसमें हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो फिजिकली शायद इस वक्त, क्योंकि अभी 3-4 महीने हुए हैं इनको, और इस स्टेज पे वो फिजिकली शायद दिखाई ना दे, लेकिन जब इन्होंने उस पर रिसर्च की है तो देयर इज अ चेंज। दैट इज व्हाई वी आर क्लेमिंग एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि इट इज द फर्स्ट जीन एडिटेड शीप इन इंडिया। लेकिन एट द सेम टाइम आने वाले वक्त में, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप अगर हम इसे कहें तो बन गया है, जिसपे आप जैसे बड़े रिसर्चर्स रिसर्च करेंगे। तो आने वाले वक्त में अगर हम जीन एडिटेड शीप्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या कुछ बेनिफिट ओवरऑल हमें मिल सकता है? एडिटिंग का जहाँ तक सवाल है, वो एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अभी जो हम देख रहे हैं कि मतलब एडिटिंग का रोल कितना हो सकता है, बल्कि ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीज़ ऐसे हैं जिनमें एडिटिंग का काफ़ी रोल है। उन ऐसी जो बीमारियाँ जिनको इलाज अभी नहीं है, जिसमें कैंसर्स है, बहुत सारे हैं, तो उसमें भी एडिटिंग का काफ़ी काम है। लेकिन अब अपना ले लेंगे एग्रीकल्चर जो है और लाइफ स्टॉक जो है हमारे पास है, तो उस लाइफ स्टॉक में
काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस एक है कि ताकि बीमारियों से कैसे बचा जाए, एक वो है जेनेटिकली हम उसमें इंट्रोड्यूस करें डिजीज़ रेजिस्टेंस। और दूसरा ये है कि मतलब इसका प्रोडक्शन लेवल पे जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जिसको हम फीकंडिटी कहते हैं, और मल्टीपल बर्थ्स जो है मतलब ट्विन या ट्रिपलेट बनाने का जो है, तो वो भी इसका रोल है। तो काफ़ी इसमें रोल है। और एग्रीकल्चर में तो रिसेंटली हुआ ही है, जीन एडिटेड जो है हमारी यहाँ दिल्ली में हमने ICR सिस्टम में उन्होंने राइस को एडिट करके 2 राइस वेराइटीज़ बनाई। तो उस वेराइटी जो हम अगर देखेंगे तो उसमें काफ़ी नॉर्मल राइस से इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ, अभी इसमें कुछ रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट अभी कर रही है कि मतलब इसको कैसे किया जाए, इसमें रेगुलेशन जितनी है वो जब उसके थ्रू वो जाएगा तो देन आई विल बी रिलीज इट फॉर द फार्मर्स। और लाइव स्टॉक में भी हमारा तब तक ये फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक इस पर काफ़ी अभी टाइम देंगे, रिसर्च होगी और इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कैसा हो सकता है। और तब तक इसमें रेगुलेशंस भी आएगी, इसको कैसे किया जाए और किस हद तक इसको ले सकते हैं। तो जो डॉक्टर साहब आप रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में पूरे मुल्क में अभी तक जीन एडिटेड शीप था ही नहीं, तो शायद इसीलिए रेगुलेशंस भी इन प्लेस नहीं थे। तो जब रेगुलेशन आ जाएंगी और तब तक एक सक्सेसफुल ट्रायल्स भी मुकम्मल हो जाएंगी, तो शायद आने वाले वक्त में जिस तरीके से अपने राइस की बात की, फार्मर्स के लिए ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर हो सकता है। डेफिनेटली ICR में भी अभी जो है काम काफ़ी चल रहा है, डिफरेंट क्रॉप्स पे, डिफरेंट लाइव स्टॉक स्पीशीज़ पे काम हो रहा है एडिटिंग पे। साइड देखिएगी कि इसको कैसे रिलीज करना है, उसमें वो प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अ बर्थ ऑफ ए लैम्ब। अगर हम इसे उस तरीके से देखें तो ये इट्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी अगर हाथ में आ जाए, जो कि अभी क्लोनिंग का एटलीस्ट हमारे हाथ में ये आया कि हम क्लोनिंग टेक्निक को स्टैंडर्डाइज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे मिला जुला अब हम बाकी जैसे जीन एडिटिंग और एक सवाल था कि जो पश्मीना गोट यूजुअली हम हाई ऑल्टीट्यूड पे देखते हैं, और एक जो चीज हमें चाहिए जिससे फिर वो बाद में दाना पश्मीना मिलता है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में यूजुअली देखने को मिलता है। तो क्या वैसा क्लोन जो हमने बनाया था, जो हमने प्रोड्यूस किया था, क्या वैसा क्लोन सक्सेसफुल रहेगा अगर से लो ऑल्टीट्यूड में रखेंगे? हो सकते हैं और हमारे कश्मीरी साइंटिस्ट वो कर सकते हैं। डेफिनेटली मतलब जीन एडिटिंग इज नाउ द, जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी है मतलब उस एरिया में, और बायोलॉजिकल साइंस में देखें तो जीन एडिटिंग का काफ़ी रोल है। तो जीन एडिटिंग से हम आगे देखेंगे कि मतलब इट विल बी अ वंडरफुल टेक्निक, और इससे काफ़ी हल निकल सकते हैं हमारे सोशल प्रॉब्लम्स का, जिसमें बीमारियां हैं, डिजीज़ है, प्रोडक्शन लेवल है, मतलब जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, फूड सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, तो इट कैन एड्रेस फूड सिक्योरिटी आल्सो। तो काफ़ी इसमें मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग काफ़ी इसका रोल होगा एंड इट विल गिव बेनिफिट टू द सोसाइटी। ओके, क्योंकि आने वाले वक्त में एक तरफ से हमारे पास लाइव स्टॉक की कमी हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, लैंड स्क्वीज हो रहा है, लाइव स्टॉक को पालने के लिए इतनी जगह नहीं है, तो वी कैन हैव अ लिमिटेड लाइव स्टॉक, लेकिन उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वो हमारा इज इट समथिंग डॉक्टर साहब जैसे हम हाइब्रिड की बात करते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में, जब जैसे हम हाइब्रिड की बात करते हैं कि उसी एक कनाल जमीन में ज्यादा पेड़ और ज्यादा प्रोडक्शन, जैसे क्रॉप्स में हमारे हैं हाइब्रिड क्रॉप्स आते हैं, वो कम स्पेस लेके ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ओवरऑल। तो वही यहाँ पर भी है कि मतलब हमारे एनिमल्स जो है कम स्पेस ले लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस करे, बीमारियां उनमें कम हो और प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिले। क्योंकि हम अब इस लेबोरेटरी में आपकी मौजूद हैं, यहाँ इक्विपमेंट, अभी हम आपके टीम मेंबर से बात कर रहे थे, द इक्विपमेंट इज अराउंड 1 करोड़ के आसपास का रहेगा, क्योंकि मशीनरी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो काफी कॉस्टली इसमें इस्तेमाल होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज्यादा जरूरत है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि ओवरऑल जहां जहां हम काम करते हैं, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर आप हमें जरा ब्रीफ कर पाएं कि किस तरीके से ये हेल्पफुल रहा है इस पूरे प्रोसेस में। मतलब इसमें जो हमने देखा है कि मतलब ज्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ इक्विपमेंट इसमें एसेंशियल है, जैसे हमारा माइक्रोस्कोप्स, हमारे पास हाई एंड माइक्रोस्कोप्स चाहिए। देन यू हैव एन इनक्यूबेटर, जो यहाँ पर हमारा इनक्यूबेटर है, तो इनक्यूबेटर का काम है कि मतलब जो एम्ब्रियो हम बनाते हैं, एम्ब्रियोज इनसाइड प्लीज डोंट डिस्टर्ब, वी पुट एम्ब्रियोज इनसाइड देयर, करीब 7-8 दिन तक वो यहाँ पलते हैं। देन वी वंस एम्ब्रियो इज फॉर्मड, हम देखते हैं कि एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है,
तो वी जस्ट ट्रांसफर देन इनटू द रेसिपिएंट जो है हमारा एनिमल इंक्यूबेटर हमारे पास मौजूद है। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सिडरी कुछ इक्विपमेंट्स है जो दूसरी लैब में है, तो इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आज अगर हम देखेंगे इवन प्राइवेट में भी, जैसे हमारी IVF लैब्स है ह्यूमन की, ह्यूमन IVF, दे आल्सो हैव सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट। इवन इससे भी उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा रहता है एंड दे आर वर्किंग फॉर द ह्यूमन पर्पस। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो भी एम्ब्रियो बनाते हैं एंड देन दे ट्रांसफर इनटू दैट, वो ह्यूमन IVF। एंड हियर आल्सो वी कैन यूज दिस लैब फॉर IVF पर्पस, अपने एनिमल्स के लिए। IVF पे भी कुछ बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, अदर देन जीन एडिटिंग वो भी कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्ट है, और दिस इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच एवरी यूनिवर्सिटी जो है जो इस पे एनिमल्स पे काम करते हैं, वेटनरी कॉलेजेस, दे कैन अफोर्ड दिस, और हर के पास ऐसा है। ओनली थिंग इज एक्सपर्टाइज यू रिक्वायर, ट्रेन्ड मैन पावर। तो वो ट्रेन्ड मैन पावर बनाने में काफ़ी टाइम लगा। क्लोनिंग में जो हमारे बच्चे यहाँ पर ट्रेनड है वो काफ़ी टाइम से उन्होंने काम किया एंड है मास्टर, सो ही इज हियर फॉर जस्ट जीन पे काम किया एंड अभी मास्टरी हासिल की। तो 2000 आवर गोल्डन हैंड्स जिनको हम प्रिजर्व करना चाहेंगे, और ताकि ये काम आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सही, वो हमारा टारगेट। बिल्कुल सही। मैं जीन एडिटिंग के साथ साथ आपके नूरी प्रोजेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नूरी की सक्सेस ये डिफाइन करती है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये इनका जो आज का प्रोजेक्ट है ये भी आने वाले वक्त में जरूर सक्सेसफुल होगा। नूरी एक लंबे टाइम तक, तकरीबन 11 साल तक वो रही, और उसके बाद उसके ऑफस्प्रिंग्स भी थे, बच्चे भी थे। तो उन बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ, उनका वो साइकिल कैसा रहा? मतलब उनको हमने ऑब्जर्व किया जो बच्चे हैं, ताकि हम देखें कि मतलब वो नॉर्मल चले। तो हमने देखा कि जितने उसके ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर थे वो नॉर्मल उनकी लाइफ रही। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि मतलब क्लोनिंग से कुछ ऐसा असर, मुज़र असरात उस पर नहीं आ गए, नो डेट्रीमेंटल इफेक्ट। तो वो भी नॉर्मल चल रहा है, वो भी नॉर्मल। तो अल्टीमेटली उस एज आने के बाद बिल्कुल वो दैट वाज अ नेचुरल डेथ, वो 11 साल के बाद, बट ऑफस्प्रिंग उनके अभी भी यहाँ पर है। ओके, सो देयर सो यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो व्हेन यू सेड कि मेंटर करने में वक्त लगता है, वो उस लेवल तक बनाने में वक्त लगता है एक साइंटिस्ट को जहां वो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाए। सो अभी तक आपने कितने लोगों को मेंटर किया है, आप कितने लोगों के मेंटर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके निकले हैं जो क्लोनिंग या जीन एडिटिंग की इस फील्ड में फिर आगे? अगर क्लोनिंग और जीन एडिटिंग या वी कॉल दैट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, इसमें हमारे करीब 15 से 20 स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं, जिन्होंने कुछ ने मास्टर्स किया यहाँ से, कुछ ने PhD करके यहाँ से गए। तो काफ़ी उन्होंने यहाँ से सीखा एंड दे आर नाउ द पायनियर्स इन देयर फील्ड, दे आर गोल्डन हैंड्स जो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। हमारा उनको चाहिए एक छोटा सा लेबोरेटरी सेटअप, तो वहाँ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट यहाँ से निकला, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर से, उस टेक्निक से उसने काफ़ी बच्चे वहाँ पैदा किए, इन विट्रो जो है टेक्निक। तो सक्सेस काफी अच्छी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रोफेसर्स लाइक डॉक्टर शाह मेंटर मेनी स्टूडेंट्स जो आने वाले फील्ड में, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, उसी के साथ साथ अगर हम इस सब की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, काफी तरक्की हो रही है और हम भी उस रेस में लगे हुए हैं कि हम भी इस साइंस की इस फील्ड में आगे जाएं। और अगर स्कॉस्ट की बात करें तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, और अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से भी काफी साइंटिस्ट दुनिया के अलग अलग फर्टाइल ब्रेन है यहाँ पर। तो काफी लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है, कोई बायोलॉजिकल साइंस में कर रहा है, एग्रीकल्चर में काफी काम किया है। तो काफी यहाँ पर स्कोप है काम करने की और सोसाइटी को कुछ देने की, क्योंकि यहाँ का ब्रेन जब हम देखेंगे तो काफ़ी फर्टाइल ब्रेन है। बिल्कुल। तो जो यहाँ से जाते हैं वो बाहर के मुल्कों में काफ़ी बेहतर काम करते हैं। तो यहाँ अगर वो काम करेंगे तो अपनी सोसाइटी को वो फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही। दैट वाज माय एक्चुअल क्वेश्चन कि कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे आप गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, और आपके भी गाइड आपके पहले रहे होंगे जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुंचाया, फिर आप आगे ओवरऑल लोगों को पहुंचा रहे हैं।
लेकिन जो हम टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, क्या इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो हमारे फर्टाइल ब्रेन्स है वो, हाँ, ब्रेन ड्रेन जिसको कहेंगे, काफी लोग बाहर जा रहे हैं तो वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन अब कोशिश हो रही है कि उनको वापस लाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ ऐसी स्कीम्स है कि जिससे वो बाहर वाले जो है यहाँ से गए हैं उनको वापस लाया जाए और अच्छी पोजीशंस पे यहाँ उनको रिसर्च एनवायरनमेंट दिया जाए। तो वो ऐसी काफ़ी स्कीम्स है गवर्नमेंट के पास। और उसमें सो आई जस्ट वांट टू बिफोर कंक्लूडिंग दिस, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। वेयर डू वी स्टैंड प्रेजेंटली, अगर हम स्कॉस्ट की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे, नॉट ओनली इंडिया के लेवल पे, जब हम नूरी की बात करते हैं वो दुनिया का पहला क्लोन पश्मीना बूट था, तो नूरी वर्ल्ड में सबसे पहले आया, आपका नाम और उस प्रोजेक्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी लोगों को वो प्रोजेक्ट याद है। जब आप जीन एडिटेड शीप की बात करते हैं तो ये भी इंडिया में पहला है। तो ओवरऑल कहाँ, वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर डू यू सी स्कॉस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, और जो साइंटिस्ट यहाँ हमारे काम करते हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें आने वाले वक्त में कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इसमें इनका फ्यूचर है जो मैं देख रहा हूँ कि स्कॉस्ट का जो है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, जो पहला इसका मैंडेट था, वी हैव नाउ वेंचर्ड इनटू रिसर्च, एक्सटेंशन भी है और इनोवेशन में है। तो अब काफ़ी स्टार्टअप्स हमारे पास स्कॉस्ट में है, ताकि जो कई इनोवेटिव आइडियाज़ है उसको हम स्टार्टअप में ले आए और अल्टीमेटली जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए उसको अप्लाई किया जाए। या इंडस्ट्री हम देखेंगे, जो हम बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, बायोटेक्नोलॉजी का रोल इंडस्ट्री के साथ है, तो उसमें हमारे काफ़ी यहाँ है, कुछ वैक्सीन्स पे भी काम हो रहा है, हमारे इस डिवीज़न में भी हो रहा है। तो वो वैक्सीन्स चूँकि जहाँ हम इसको स्टैंडर्डाइज करके उस लेवल तक लाएंगे कि वो इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके हम उसको फिर मार्केट कर सकते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। लाइकवाइज इसको अगर हम ले लेंगे तो काफ़ी अभी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी रोल इसका है, जो इसमें एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी हम कहेंगे, जीन एडिटिंग जिसमें कहेंगे, तो काफ़ी है इसमें। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है या मैन पावर है, दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स। जो कश्मीर से बाहर भी अगर किसी को चाहिए, दे कैन यूटिलाइज दीज सर्विसेज, या हमारा जो एक्सपर्टाइज उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें अभी हमारा चल रहा है टाई अप किसी इंडस्ट्रीज के साथ, सो दैट दे टेक दिस टेक्नोलॉजी एंड चेंज द सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकते हैं।